हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने चैनल के ऊपर एक नई चीज़ को ट्राई करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारा एक पॉडकास्ट स्टाइल का Q&A सेशन होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के पूछा था कि आप लोग मुझे अपने अपने सवाल पूछिए और उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा एक पॉडकास्ट स्टाइल Q&A सेशन के अंदर। तो देखो, ये हमारे पॉडकास्ट का समझ लो कि आज पहला एपिसोड है, इसकी आज से हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और माइट भी ये हम हर हफ्ते जो है इसको पूरी कोशिश करेंगे रिलीज़ करने की। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम अपने साथ एक और गेस्ट को भी लेकर आएँ अगली बार से, जिसके साथ हम बातचीत वगैरह कर सकें। और इसके अलावा आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होते हैं पूरे हफ्ते भर में, आप मुझे वो कमेंट डाउन कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दिया करूँगा, आप उस पर मुझे कमेंट करके बता दिया करें। तो हम उन्हीं सारी की सारी चीज़ों को हफ्ते में एक बार इसको डिस्कस कर लिया करेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात तो इस पूरी की पूरी चीज़ को बनाने का मेरा मकसद ये था कि जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है। हमें जो है तकरीबन 8 मिनट 5 मिनट के अंदर एक चीज़ के ऊपर बात करके उसको निपटाना होता है, ताकि ऑडियंस का टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन हमारा जो पॉडकास्ट का फॉर्मेट है वो हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि हम यहाँ पे चिल होकर बिल्कुल बात करें। यहाँ पे मैं कोई एडिटिंग वगैरह करके कट्स वगैरह लगाने की कोशिश नहीं करूँगा। बस सीधा सीधा कोशिश करूँगा कि एक ही शॉट में आप लोग को सारी की सारी चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं वही दिखाई जाएँ, और हम यहाँ पे आराम से लंबी होकर बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये पूरा का पूरा आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ही, और अगर आप इस आइडिया को सपोर्ट करेंगे तो हम फ्यूचर में भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे ही। तो चलिए, इस हफ्ते हमारे पास वैसे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं डीसी के हवाले से, तो पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि तुम सबको पता चली गया होगा कि बैड गर्ल की जो मूवी है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब सबसे पहले लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसके ऊपर मैं अपनी थॉट्स बताऊं कि मुझे इसके ऊपर कैसा लगता है और क्या ये सही हुआ या गलत हुआ है। तो देखो, मैं ये कहूँगा कि यार मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि बैड गर्ल के साथ थोड़ा सा गलत किया गया है। मतलब आपने एक पूरी की पूरी मूवी को जो है कंप्लीट कर दिया, उसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो गई, ट्रेलर कुछ दिन में आने वाला था, और काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है क्रू ने, उसके एक्टर्स ने, सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और अच्छा खासा एक हाइप भी थोड़ा बहुत क्रिएट हो ही गया था। तो उसके बाद आपने अचानक से इसको कैंसिल कर दिया विदाउट एनी रीज़न, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और इसके अलावा सबसे ऊपर जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी बात लगी है वो ये है कि किस तरीके से लोग जाके जो हैं बैड गर्ल की एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम के ऊपर उनके कमेंट्स में जाके उनको इस तरह से चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कभी बैड गर्ल नहीं बन पाओगी, तुम कभी ये नहीं कर पाओगी, तुम कभी सुपर हीरो नहीं बन पाओगी और तुम्हारी मूवी कैंसिल हो गई, ये सब बहुत अच्छा हुआ। तो ये टॉक्सिक बिहेवियर मुझे नहीं लगता कि हमारी सुपर हीरो कम्युनिटी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये देख के मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। तो मैं कहूँगा कि बैड गर्ल, यार मैं समझता हूँ कि मैं उसके बिल्कुल भी हक में नहीं था जब उसको अनाउंस किया गया था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बैटमैन अलग बना दी, जस्टिस लीग स्नाइडर कट का अलग उन्होंने रिलीज़ कर दिया। इसके अलावा बहुत सी चीज़ ऐसी चल रही हैं जिसके बीच ये कहीं हमें गुम सी नज़र आ रही थी। तो मैं यही कहूँगा कि यार देखो, अब जब उसने उनको बना ही दिया था, जब उन्होंने फैसला कर लिया था उसको रिलीज़ करने का, तो फिर रिलीज़ कर देनी चाहिए थी। वो बात हमारे ऊपर थी कि हम उसको पसंद करते या ना करते, वो तब की बात थी। लेकिन स्टूडियोज़ ने इस तरह से कैंसिल कर दिया बिना डायरेक्टर्स को बताए, बिना मूवी के एक्टर्स को बताए, तो ये चीज़ सही नहीं है। अब डीसी की इसी अगली बड़ी मूवी के ऊपर जाएँ जिसको हम सब एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि भाई इसको तो कैंसिल होना ही चाहिए, इसको बायकॉट तो करना ही चाहिए, और वो थी द फ्लैश मूवी। मेरा मतलब है फ्लैश से। तो फ्लैश मूवी का आपको सबको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि एज़रा मिलर के साथ क्या बड़ी ख़तरनाक किस्म की एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके अंदर वो बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, उनके ड्रग्स के नशे में लगा रहे हैं, और दुनिया भर के क्राइम्स को वो करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ तक कि पुलिस को चिढ़ाने के लिए वो ऐसे पोस्ट भी डाल रहे हैं कि कैच मी इफ़ यू कैन, मैं तो एक अलग ही यूनिवर्स के अंदर मौजूद हूँ जहाँ तुम नहीं आ सकते हो। तो इन सब के देखते हुए ऐसा लग रहा था कि फ्लैश मूवी यानी कि फ्लश मूवी को जो है वो बायकॉट कर देंगे, बैन कर देंगे, और उसको बिल्कुल स्क्रैप करने वाले हैं। लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि फ्लैश मूवी जो है वो अपनी जगह पे ही मौजूद है और उसको रिलीज़ किया जाएगा। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि फ्लैश मूवी के अंदर ही जब सारा का सारा टाइम ट्रैवल होगा, वो पूरी की पूरी यूनिवर्स को रीबूट करेंगे, तो उस नए रीबूट के बाद एज़रा मिलर की जगह नया फ्लैश आ जाएगा, और वो बस उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे कि इस फ्लैश को जो है चेंज कर दिया गया है एक मल्टीवर्स के फ्लैश के साथ। तो सच कहूँ तो देखो यार, इस वक्त डीसी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी रिसेंटली आज ही मैं खबर ये पढ़ रहा था कि किस तरीके से डीसी ने फैसला करा है कि वो अगले 10 साल की जो है डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने वाले हैं, जिस तरह मार्वल काम करता है केविन फाइगी के साथ। तो अब इन सारी की सारी न्यूज़ को सुन के ऐसा कहीं लगता है कि डीसी के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन जो वो हरकतें कर रहे होते हैं वो देख के फिर मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि यार डीसी के हवाले से जो कुछ भी चल रहा है इसको समझना मेरे लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। मैं बस इसी की उम्मीद करता हूँ कि डीसी एक अच्छी डायरेक्शन के ऊपर आ जाए, क्योंकि यार डीसी के पास जो सुपर हीरोज़ मौजूद हैं वो शायद मार्वल के पास भी मौजूद नहीं है। मतलब अगर हम सिर्फ जस्टिस लीग की बात करें या फिर हम सिर्फ अपनी ट्रिनिटी की बात करें जिसमें वंडर वुमेन, सुपरमैन और बैटमैन हमारे पास मौजूद है, तो वो तीन कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा आइकॉनिक हैं कि उनको किसी और कैरेक्टर के ऊपर छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो इन तीन कैरेक्टर्स को ही अच्छे तरीके से लेके चलें, इनके अच्छे क्रॉसओवर मूवीज़ बनाएं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये अगर वो अच्छे तरीके से फोकस करना स्टार्ट कर दे डीसी, और हमारी खासकर फैंस की बात सुनना शुरू कर दे कि हम उनसे क्या देखना चाहते हैं और वो हमें दिखा दें,
तो मेरे ख्याल से डीसी को मार्वल से बीट करने से कोई नहीं रोक सकता है। और अब जब मार्वल का जिक्र निकला ही है तो थोड़ा सा मार्वल की करंट सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। अब देखो यार, करंट सिचुएशन मार्वल की हम सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि अच्छी नहीं चल रही है। पिछली जो 2 मूवीज़ आई हैं जिसके अंदर थॉर लव एंड थंडर और मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस, दोनों ऐसी मूवीज़ थी जो कि क्रिटिक्स और फैंस दोनों के बीच काफ़ी मीडियोकर रखी। यानी कि एमसीयू का जो पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड सेट हुआ था, ये उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे की मूवीज़ थी। इस बात को तो मैं भी मानता हूँ। वो अलग बात है कि मैंने थॉर को एंजॉय ज़रूर करा है, लेकिन अगर मैं एक बड़े स्केल पे रख के देखूँ कि एक थॉर मूवी को उन्होंने ऐसा कार्टून बना दिया, इतना ज़्यादा फ़नी बना दिया, तो उस हिसाब से मुझे कहीं न कहीं अफ़सोस ज़रूर होता है कि उन्होंने एक बहुत ज़्यादा अच्छी और पोटेंशियल मूवी को वेस्ट किया है। और यही मेरा पूरा का पूरा अफ़सोस जो है मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ भी है, क्योंकि वो एक मल्टीवर्स की स्टोरी थी। उसके अंदर वो जो चाहे दिखा सकते थे, उनके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ मौजूद थी फैंस की सर्विस करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल भी कोई उसके बावजूद उन्होंने कोई फ़ैन सर्विस इसके अंदर नहीं करी। ये ऐसा लग रहा था कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी नहीं बल्कि वांडा की मूवी है। क्लाइमेक्स बैटल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे तो यानी कि लग रहा था कि इससे अच्छा क्लाइमेक्स जो था वो तो वांडा विजन के एपिसोड का था। तो मैं ये कहूँगा कि यार अभी मार्वल जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, और ये डीसी के पास एक बहुत अच्छा मौका था अपने इस पूरे के पूरे तीर को कमान से निकालने के लिए, लेकिन डीसी तो वो अपने ही नशों के अंदर चल रहा है। लेकिन इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा ब्लैक एडम के ऊपर, जो कि हमारी अब अगली मूवी होने वाली डीसी की। तो मैं ये कहूँगा कि यार ब्लैक एडम से उम्मीदें मुझे काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरीके से ड्वेन द रॉक जॉनसन उसको प्रमोट कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर का 100% देने की कोशिश कर रही है, उन्होंने पूरी की पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा है। मतलब हर चीज़ आप लोग देख ही रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे लग रहा है कि ड्वेन जॉनसन अगले जो है डीसी के फेस होने वाले हैं। जिस तरह कभी एक ज़माने में हेनरी कैविल यानी सुपरमैन डीसी का एक फेस हुआ करता था, अब वो उसको ब्लैक एडम से रिप्लेस करने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर वो हेनरी कैविल को वापसी नहीं लेकर आते सुपरमैन के रोल के अंदर, तो फिर चाहे वो कुछ भी करने की कोशिश कर लें, फैंस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो मैं इसी पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करना चाह रहा था डिटेल में आप लोगों से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टाइम लिमिट के, कि हम आराम से इसके ऊपर बातचीत कर सकें। लेकिन इसके अलावा जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, तो आप लोगों के कुछ सवाल भी आए हैं, तो अब मैं उन एक एक करके सवालों को देखना शुरू करता हूँ और उसके ऊपर फिर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास आया है एक सवाल कि यार हमारे यहाँ सुपर हीरो स्टफ़ जो है उसको उतना अच्छा जो है माना नहीं जाता है, हमारी कोई सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है और हम सिर्फ वही बेकार सी पुरानी ड्रामा मूवीज़ वगैरह को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैं देखो उसके पीछे एक साफ सा रीज़न बता देता हूँ कि हम लोग जिस पूरे के पूरे बैकग्राउंड से आए हैं, हम लोग की ज़िंदगी में पहले ही बहुत ज़्यादा ड्रामे रह चुके हैं। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, अंग्रेज़ हुकूमत, ये वो फलाना ढमकाना। तो हम लोग जो है बेसिकली इन्हीं चीज़ों से जो है कनेक्ट हो पाते हैं और यही चीज़ों को हम जो है रिलेट कर पाते हैं। तो इसलिए जो पिछले इतने सालों से 50-60 साल से सिनेमा चलते हुए आ रहा है, हॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो या लॉलीवुड का हो, यानी पाकिस्तान इंडिया दोनों का, तो उनके अंदर यही हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं, यही ड्रामा, यही प्यार मोहब्बत की कहानियाँ, और हम उसको देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन अब जैसा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है और हॉलीवुड पूरे के पूरे सुपर हीरो साइंस फिक्शन जॉनरा की तरफ बहुत ज़्यादा अपना फोकस कर रहा है, तो बॉलीवुड को भी मेरे ख्याल से और लॉलीवुड को भी इस तरफ आना ही चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे जो भी बात करूँगा अपनी दोनों इंडस्ट्रीज़ के लिए बात करूँगा, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सुपर हीरो मूवीज़ के एक्सपेरिमेंट किए गए जो कि इतने अच्छे नहीं रहे। इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुपर हीरो मूवीज़ के एक्सपेरिमेंट किए गए। और मैं सच कहूँ तो अगर मैं सच कहूँ तो मैं कहूँगा कि इंडियन बॉलीवुड सिनेमा के पास जो है एक बहुत ही अच्छा सुपर हीरो यूनिवर्स मौजूद है अभी भी, जिसको उनको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है, जो कि है क्रिश। मेरे हिसाब से क्रिश हो गया, कोई मिल गया, जो पूरी की पूरी फ्रेंचाइज चलते हुए आ रही थी। बचपन में मैंने इनको देखा था और आज तक मैं इनको देखता हूँ तो इन्जॉय करता हूँ। उस चीज़ के अंदर कोई ना कोई ऐसी खास बात है, यानी कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले जो है कोई मिलिया लगाई थी ऐसी अपने बचपन को दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए, एक नॉस्टैल्जिक फील लाने के लिए। तो मैं ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक था कि किस तरीके से राकेश रोशन ने अर्ली 2000s में 2003 के अंदर, जिस टाइम पे हमारे पास सैम राइमी की समझ लो स्पाइडरमैन आई थी, उस ज़माने के अंदर उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके की एक सुपर हीरो जॉनर के अंदर घुसने की कोशिश करी जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। मैं कहूँगा कि वो अपने ज़माने के जो हैं जैक स्नाइडर हैं। जैसा कि जैक स्नाइडर के विजन को 2012 के अंदर कोई समझ नहीं पाया था, उनके स्टाइल को कोई समझ नहीं पाया था, इसी तरह राकेश रोशन का जो पूरा का पूरा विजन था सुपर हीरो जॉनरा को लेके, उस ज़माने के वक्त पे उसको कोई समझ नहीं पाया और उसकी वैल्यू नहीं की गई। और इसी वजह से वो उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज़ को उतने अच्छे तरीके से आगे कंटिन्यू नहीं रखा जितना वो रख सकते थे। तो मैं ये कहूँगा कि देखो इसके अंदर सिनेमा की कोई गलती नहीं है कि वो सुपर हीरो मूवीज़ या फ्रेंचाइज़ या पूरी की पूरी सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बना रहा है। इसके अंदर गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि हमने उसको सही वक्त पे सपोर्ट ही नहीं करा था। अब अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस तरह की चीज़ों में कभी भी हाथ नहीं डालेंगे। तो आई होप कि आपको इसका जवाब मिल ही गया होगा कि आखिरकार हमारे इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर यानी एशिया के अंदर कोई सुपर हीरो इतना ज़्यादा मशहूर क्यों नहीं है जो कि सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है या बैटमैन है। लेकिन इसके अलावा मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अभी एक ब्रह्मास्त्र मूवी आ रही है जिसका ट्रेलर देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया।
तो हो सकता है कि उसके अंदर हमें एक नया तरीके का सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिल जाए। लेकिन फिर याद रखिएगा कि आपको इसको सपोर्ट करना होगा, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ये आगे नहीं बढ़ सकता है। अब इसके बाद मेरे पास सवाल ये इन्होंने ये पूछा है मुझसे कि अगर कोई एमसीयू का नया फ़ैन आ रहा है और वो एमसीयू को स्टार्ट करना चाहता है, उसकी मूवीज़ को, उसकी सीरीज़ को देखना चाहता है, तो उसकी स्टार्ट वो कहाँ से करे? क्या वो फेज़ 1 से स्टार्ट करे या फिर उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर फॉलो करे, जिस तरह कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर पहली मूवी आई है, या फिर किस तरीके से करना चाहिए वो आप मुझे बताएं। तो देखो, मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि जिस तरह आपने एमसीयू की मूवीज़ को रिलीज़ डेट में देखा है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जिस तरह एमसीयू की मूवीज़ आई हैं एक रिलीज़ डेट के अंदर, यानी कि पहले हमारे पास आयरन मैन आई, इनक्रेडिबल हल्क आई, उसके बाद अवेंजर्स आई, फलाना आई, ढिमकाना आई, तो आप उसको उसी ऑर्डर में फॉलो कीजिए उसकी रिलीज़ डेट को देखते हुए। मेरे ख्याल से किसी भी यूनिवर्स को या किसी भी फ्रेंचाइज़ को अगर आपको शुरू करना है और आप उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप उसको रिलीज़ डेट के ऑर्डर के अंदर ही फॉलो करें। जिस तरीके से मूवीज़ रिलीज़ की गई हैं उनको उसी तरीके से देखने के लिए बनाया गया था। अगर आप कैप्टन अमेरिका पहले देख लेते हैं, फिर कैप्टन मार्वल पहले देख लेते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब कुछ कैसा चल रहा है, क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाया ही इसी तरीके से गया था कि कभी कुछ पास्ट की स्टोरीज़ को दिखाया जाएगा, कभी कुछ फ्यूचर की, कभी कुछ प्रीक्वल दिखाए जाएंगे, तो कभी कुछ सीक्वल दिखाए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से उनको रिलीज़ किया गया है, आपको उसी तरीके से इसको एंजॉय करना चाहिए। अब जैसे कि अब हम पॉडकास्ट के अंदर है, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ को डिस्कस कर ही देता हूँ कि बहुत जल्द ये एक बहुत ही बड़ा मसला होने वाला है नए एमसीयू फैंस के लिए, क्योंकि अब हमारे पास तकरीबन 25 से 30 मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं, 8 से 10 शोज़ हमारे पास आ चुके हैं। इन सारी की सारी चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो एमसीयू के रेगुलर फैंस हैं, जो कि एमसीयू को देखते हैं, उसके ब्रेकडाउन्स को देखते हैं, हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, वो भी अक्सर भूल जाते हैं कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर भी एमसीयू का हिस्सा है। वो भी ये भूल जाते हैं कि इटर्नल्स नाम की एक मूवी आई थी, वो भी ये भूल जाते हैं कि ब्लैक विडो एक मूवी आई थी जिसके अंदर एंड गेम से पहले का सीन दिखाया गया था, लेकिन उसको एंड गेम के बाद रिलीज़ किया गया था। तो अभी चल के थोड़े दिन में एमसीयू के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को रिलीज़ कर चुके हैं कि सारी की सारी नई चीज़ों को ट्रैक में रखने के लिए या नए लोगों को इसको ज्वाइन करेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुश्किल आ सकती है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल मुझसे पूछा गया है कि यार सुपरमैन और लुइस और स्टार गर्ल के तुमने सीजन्स देखे हैं? तो मैं कहूँगा कि नहीं यार, मैंने अभी तक सुपरमैन और लुइस नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी तारीफ़ें बहुत सुनी हैं। तो मेरा प्लान है कि मैं बहुत जल्द इस पूरे के पूरे सीज़न को स्टार्ट करूँगा और उसके बाद बहुत जल्द इसी सेकंड चैनल के ऊपर अपना रिव्यू तो बनाऊँगा ही। इसके बाद पूछा गया है KGF चैप्टर 1 और 2 देखा है? KGF मैंने नहीं देखी। पहला KGF का मैंने पार्ट देखा था और मुझे उसके अंदर लग रहा था कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही लंबी करने की कोशिश करी है। मतलब यार, सबसे ज़्यादा चिढ़ जो मुझे KGF के पहले पार्ट में आई थी वो ये आई थी कि किस तरीके से हर 5 से 10 मिनट के अंदर वो एक नया विलन लेकर आते हैं और हमें बता देंगे कितना ख़तरनाक है वो, उसने उसकी फाड़ के रखी हुई है, ये यहाँ घुस जाता है, वो वहाँ घुस जाता है। लेकिन उसके 5 मिनट बाद पता चलता है कि नहीं भाई, ज़रा रुको, सब्र करो, ये तो असली विलन है ही नहीं, असली विलन तो उसका बाप है। चलो भाई, मान लिया। अब उसके बाप के ऊपर हमारा फोकस बनना शुरू हुआ, उसके बाप के कैरेक्टर के अंदर हमारा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, तो पता चला कि नहीं भाई, ज़रा रुको, ये भी असली विलन नहीं है। असली विलन तो इसका भी जो भाई है ना, वो विलन है, जो कि अब नहीं, वो अगले पार्ट के अंदर आएगा। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मेरा इस फ्रेंचाइज के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनने वाला है। इसके अंदर जो विलन्स, आपका जब तक एक विलन और मजबूत विलन ना हो ना, तो मुझे वो स्टोरीज पसंद ही नहीं है। जहाँ पे बार बार अपने विलन को, अपने प्रोटैगनिस्ट को चेंज कर रहे हैं, एंटागनिस्ट को चेंज कर रही हैं, तो मेरा इंटरेस्ट उन मूवीज़ में बनता नहीं है। तो इसलिए मैंने KGF का सेकंड पार्ट तो देखा ही नहीं। पहला पार्ट भी ऐसा चलता फिरता देखा था, तो मैं रिव्यू भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पनिशर की कॉमिक्स कब आ रही हैं और पनिशर की व्हाट इफ इशूज़ बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हैं। यार, पनिशर की कॉमिक्स दरअसल मसला ये है कि उसको शेयर करने के लिए ना मुझे अपने पूरे के पूरे नरेशन स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर किस्म के होते हैं। उसके अंदर गालियाँ वालियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको पता है कि पनिशर का कैरेक्टर कैसा है। इसके अलावा ब्लड वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा दिखाई जाता है। तो कभी फ्यूचर में हम अपनी एक एडल्ट कॉमिक करके अगर फ्रेंचाइज शुरू करेंगे ना, तो उसके अंदर हम पनिशर की ज़रूर कॉमिक्स को ज़्यादातर शेयर करेंगे। लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर पे मैं बहुत जल्द एक पूरा का पूरा क्रॉसओवर इवेंट शुरू करने वाला हूँ शैडोलैंड के नाम से, जो कि बेसिकली है तो डेयरडेविल का क्रॉसओवर इवेंट, लेकिन उसके अंदर पनिशर और बाकी एवेंजर्स और मून नाइट और स्ट्रीट लेवल हीरोज़ जो हैं उनका बहुत ही बड़ा एक रोल होने वाला है। और मेरे हिसाब से ये शैडोलैंड का जो पूरा का पूरा क्रॉसओवर इवेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड कॉमिक बुक है, जिसको मैं अपने चैनल पे शेयर करने ही वाला हूँ। तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने स्पीड टाइगर को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके बाद सवाल है कि आप जो है एनिमे देखते हैं? तो यार, एनिमे मैं नहीं देखता हूँ। मैंने सब कुछ करने की कोशिश करी है, मूवीज़ की, शो की, लेकिन एनिमे के अंदर मैंने घुसने का फैसला अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार एनिमे जो है वो एक एडिक्शन है। क्योंकि जिस भी किसी को मैंने देखा है जो कि एनिमे को देखता है, वो यार सुबह शाम दिन रात उसी की बातें कर रहा होता है। मुझसे लोग आगे यही कह रहे होते हैं कि यार वो अपना क्या नाम है, अटैक ऑन टाइटन देख, तुझे ज़िंदगी का मकसद पता चल जाएगा। मैंने बोला कि नहीं भाई, अगर ये ज़िंदगी का मकसद ऐसे पता चलने वाला है ना, तो फिर मैं तो इसके अंदर नहीं घुसूँगा। क्योंकि अगर मेरे पास पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैं कॉमिक्स में हूँ, मैं मूवीज़ में हूँ,
एमसीयू के अंदर हूँ और इस तरह की बहुत सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं एनिमी के अंदर भी घुस जाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो जाएगी ना, मतलब क्या मैं यही करता रहूँगा सारी ज़िंदगी। इसके बाद मुझसे पूछा कि तुम्हारा फेवरेट कॉमिक बुक कौन सा है। तो फेवरेट कॉमिक्स तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं पहले मार्वल में बात करना चाहूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा जो फेवरेट स्टोरी आर्क है मार्वल के सारे कॉमिक्स के अंदर जिसको मैं मानता हूँ वो सीक्रेट इन्वेजन है। हाँ, मैंने सीक्रेट वॉर्स नहीं बल्कि सीक्रेट इन्वेजन कहा है। आप लोग को थोड़ी सी हैरत हो रही होगी कि यार ये तो इतना ज़्यादा अंडररेटेड कॉमिक है, आप ज़्यादातर लोग इसकी बात भी नहीं करते हैं। लेकिन सच में अगर आपने सीक्रेट इन्वेजन के कॉमिक्स को पढ़ा है, खासकर उसकी टाइन्स के साथ पूरे के पूरे कंप्लीट इवेंट को, तो आपकी नज़र में इससे बेहतर इवेंट कोई नहीं होगा मार्वल का जो कि आज तक लिखा गया है। मैंने इस पूरे के पूरे इवेंट को सारी की सारी टाइन्स और डिटेल्स के साथ अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट के जरिए शेयर किया है, जिसका मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। ये स्टोरी एक ऐसी है मार्वल की जो कि आपके पूरे के पूरे परसेप्शन को बदल के रख देने वाली है। ये कॉमिक बुक नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी मूवी की आपको फील देता है। इसके अलावा मार्वल के और भी काफ़ी मेरे फेवरेट इवेंट्स हैं जिसमें सीक्रेट वॉर्स है, हमारे पास जोनाथन हिकमैन की एवेंजर्स की पूरी रन है, टाइम रन्स आउट वाली। इसके अलावा फैंटास्टिक फोर की जो जोनाथन हिकमैन की रन है वो मेरी फेवरेट है। इसके अलावा सीक्रेट वॉरियर्स की जो सीरीज़ है जिसको भी जोनाथन हिकमैन ने ही लिखा है, इत्तेफाक से जोनाथन हिकमैन की ज़्यादातर स्टोरीज मेरी फेवरेट है। इसके अलावा थॉर गॉड बुचर वाली स्टोरी जो है जेसन एरन की, वो मेरी फेवरेट है। मतलब बहुत ज़्यादा मार्वल के अंदर तो इस तरह के कॉमिक्स हैं। अब अगर डीसी के साइड पर आए तो मैं कहूँगा कि डीसी की जो रीबर्थ में सुपरमैन की स्टोरीज़ हैं जिसको मैं रिसेंटली चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, वो मेरी फेवरेट स्टोरीज़ हैं सुपरमैन के हवाले से। और अगर ओवरऑल मैं बड़े क्रॉसओवर किसी इवेंट की बात करूँ तो इन्फिनाइट क्राइसिस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा डीसी का इवेंट जो है वो इनजस्टिस का इवेंट है, और आई एम श्योर कि आप में से आधे से ज़्यादा लोगों ने इनजस्टिस को देखा हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, और वो आपका भी फेवरेट होगा ही। और आप समझते हैं कि मैं उसको फेवरेट क्यों रख रहा हूँ। इसके अलावा मुझे पास सवाल तो और कुछ भी नहीं आए हैं। लोगों ने इनविटेशन के लिए मुझसे कहा हुआ है, लोग मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक मेरे पास आया है कि चलो डीसी की बुराई करते हैं। तो मैंने सच कहूँ तो पूरी की पूरी पॉडकास्ट की शुरुआत ही डीसी के साथ ही करी थी, उसमें बुराई भी हमने करी और अच्छाई भी करी, मतलब सब कुछ ही हमने उसके अंदर कवर कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा है हमारे पास कि शज़ैम की कोई कॉमिक्स या शज़ैम वर्सेस ज़्यूस की कोई कॉमिक्स है तो उसको भी शेयर करें। तो यार अभी तक तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई कॉमिक है नहीं जिसको मैंने पढ़ा हुआ हो। जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं डीसी बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं डीसी के सिर्फ मेन इवेंट्स को ज़्यादातर पढ़ता हूँ, और मार्वल के ये है कि मैं तकरीबन रेगुलर कॉमिक्स को पढ़ रहा होता हूँ। इसके बाद सेंट्री हमारी टाइमलाइन के अंदर कब रिटर्न करेगा। तो यार हमारी टाइमलाइन के अंदर सेंट्री का रिटर्न होने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। हो सकता है कि जब तक हम उस टाइम पीरियड पे पहुंचे तो हम अपने रियल वर्ल्ड के अंदर 1 से 2 साल का टाइम निकल जाए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कॉमिक्स को शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इन सारी की सारी चीज़ों को कवर करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि हमने अपने पूरी की पूरी टाइमलाइन की 2000 से स्टार्ट करी थी सेंट्री के ओरिजिन के साथ, और अब हम तकरीबन 2010, 11 और 12 के कॉमिक्स के अंदर घूम रहे हैं अपनी टाइमलाइन के अंदर। तो अभी हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े और इंटरेस्टिंग इवेंट्स आने वाले हैं, जिसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि शैडोलैंड में शुरू करूँगा, फिर केओस वार बहुत ही औसम किस्म का इवेंट है जो कि हम स्टार्ट करेंगे। तो मतलब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं और टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसी के बाद हमारे पास है डीसी की एनिमेटेड यूनिवर्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो, मैं ये कहूँगा कि डीसी की एक्सटेंडेड यूनिवर्स यानी डीसीयू जिसको कहते हैं, वो अगर यहाँ हैं तो डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स वो यहाँ है, मतलब मेरे फ्रेम से भी बाहर निकल गई, मतलब इतनी ज़्यादा मैं उसको ब्रिलियंट मानता हूँ। इस सब की शुरुआत हमें पता है कि किस तरीके से हुई थी और किस तरीके से इसको जस्टिस लीग एपोकलिप्स वॉर के साथ ख़त्म किया गया। तो और उसके बाद अभी डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स का रीबूट करके एक नई यूनिवर्स बनाई गई है जिसकी अलग अलग स्टोरीज चल रही हैं, जिसकी रिसेंटली अभी आई भी मैंने ग्रीन लैंटर्न की स्टोरी देखी थी, और वो मैं सच कहूँगा कि मुझे इतनी खास नहीं लगी, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर रिव्यू भी नहीं बनाया, जबकि मुझे इसका रिव्यू करने का पूरा पूरा प्लान था, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी वो। तो इसी के अलावा अगर मैं बात करूं कि डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स, तो मुझे तो उसकी एनिमेटेड यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि डीसी की एक्सटेंडेड यूनिवर्स को उससे थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए। उसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और उसी काम को ध्यान में रखते हुए उनको अपनी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर उन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। और मेरे हिसाब से डीसी अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितना एनिमेटेड यूनिवर्स के अंदर है। इसके अंदर कोई शक नहीं है, इसको आप दोहरा यानी कि इसको आप मना नहीं कर सकते हैं। इसी के अलावा फ़िलहाल हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस आए थे जो कि हमारे इस पूरे के पूरे इंस्टाग्राम के पोल के ज़रिए मैंने आपसे लिए हैं। तो अभी इसके अलावा हम थोड़ी सी और बात करते हैं यहाँ पे अपने रिसेंटली आई हुई चीज़ों के ऊपर, जैसा कि अभी हमारे पास जो है फ्यूचर में आने वाला है शी हल्क की सीरीज़, तो थोड़ी सी उसके ऊपर बात करते हैं। अब शी हल्क के ऊपर तुम लोगों को पता है कि मैंने अपना ट्रेलर ब्रेकडाउन बनाया, अपना ट्रेलर रिव्यू बनाया था, और मैं ये कहूँगा कि उसकी सीजीआई मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लगी है, लेकिन रिसेंटली आए हुए एक टीवी स्पॉट के अंदर उसकी सीजीआई को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। शी हल्क का अगर आपने एक पोस्टर देखा होगा तो उसके अंदर भी उसकी सीजीआई काफ़ी ज़्यादा अच्छी की गई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस ओवरऑल पूरे की पूरी सीरीज़ से मेरा जो अपना हाइप है, इतना ज़्यादा जो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि
मैं समझ रहा हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा फ्लैट किस्म की सीरीज़ होने वाली है। इसके अंदर वो सारा का सारा हाइप बढ़ाने के लिए सिर्फ डेयरडेविल और अलग-अलग कैमियोज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मुझे इसके लिए एक्साइट कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब इसका हमारे पास पहला एपिसोड आएगा तो मैं उसका रिव्यू तो ज़रूर आपके साथ बना के शेयर करूँगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे आगे के एपिसोड्स का रिव्यू बनाना चाहिए, हर एपिसोड का ब्रेकडाउन करना चाहिए या नहीं चाहिए। वरना फिर हम सीरीज़ के एंड में उसके आखिरी एपिसोड के अंदर पूरा ओवरऑल सारी सीरीज़ के ऊपर बात कर ही लेंगे। या फिर हर एपिसोड के अंदर अगर कोई ऐसी खास चीज़ हो रही होगी जिसको बनाना या शेयर करना ज़रूरी होगा तो मैं सिर्फ उसी के ऊपर आपसे बात कर लिया करूँगा, वरना हर एपिसोड का ब्रेकडाउन वगैरह नहीं करेंगे। इसी के अलावा अगर आपने अभी देखा होगा तो हमारे पास आई एम ग्रूट की शॉर्ट सीरीज़ आने वाली है जो कि शॉर्ट वीडियोज़ की तरह होगी। अब ये भी सच कहूँ तो यार मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ उस वाले प्रोजेक्ट के लिए भी। ये लोग पता नहीं क्या करने का सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ़िलहाल अभी पूरे के पूरे फ़ेज़ 4 के लिए, तो वो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। अब मैं सच कहूँगा कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का जो ट्रेलर है फ़ेज़ 4 में आई हुई सारी की सारी मूवीज़ में मैं उसको फर्स्ट या सेकंड नंबर पे रखता हूँ, उस पूरे के पूरे टीज़र ट्रेलर को। उस टीज़र ट्रेलर के अंदर जो मुझे फ़ील आई है उसको मैंने इतनी बार देखा है कि मेरा बार-बार उसको देखने का दिल चाह रहा है। उसके विजुअल इफ़ेक्ट्स हो गए, उसकी सिनेमैटोग्राफी हो गई, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक हो गया, उसकी ओवरऑल फ़ील हो गई, नेमोर का फर्स्ट लुक हो गया, अटलांटिस और ब्लैक पैंथर के बीच की अटलांटिस और वकांडा के बीच की फ़ाइट हो गई। तो सारी की सारी चीज़ों के अंदर मुझे एक अलग ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ील आ रही है। और पहले तो मैं इस मूवी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, लेकिन इसका टीज़र ट्रेलर देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फ़ील कर रहा हूँ इस मूवी के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये फ़ेज़ 4 की आखिरी मूवी होने वाली है, आखिरी प्रोजेक्ट होने वाला है और उसके बाद हम सीधा अपने फ़ेज़ 5 के अंदर जाएँगे, जिसकी शुरुआत एंट मैन के साथ होगी। तो मुझे पता है कि इस मूवी की जो एंड होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की चीज़ के ऊपर होने वाला है। ख़ासकर इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन होगा उसके अंदर कैंग को ज़रूर टीज़ किया जाएगा और तभी हमारा एंट मैन का कनेक्शन बनेगा फ़ेज़ 5 का। तो मैं तो इस पूरी की पूरी मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ इसको देखने के लिए और उसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ी-सी अपने फ़ेज़ 5 की तरफ जो अनाउंसमेंट वगैरह की गई थी, तो मैं कहूँगा कि मार्वल जो है अभी इस वक्त काफ़ी अलग डायरेक्शन के ऊपर जा रहा है। तो मैं आप लोग को थोड़ा-सा बताता चलूँ कि फ़ेज़ 4 इतना ज़्यादा लो हमें इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इसके प्रोड्यूसर्स, इसके राइटर्स ने, इसके हेड डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि किस तरीके से फ़ेज़ 4 जो है वो सिर्फ़ एक एक्सपेरिमेंटेशन है। इसके अंदर वो अलग-अलग चीज़ों के एक्सपेरिमेंट्स करके सिर्फ़ चेक करना चाह रहे हैं कि उसका ऑडियंस के बीच रिएक्शन कैसा आता है। अब इसके अंदर से जो चीज़ें अच्छी हैं, जिस तरह लोकी सीरीज़ हो गई, हमारे पास मून नाइट सीरीज़ हो गई, यहाँ तक कि मैं कहूँगा मिस मार्वल भी एक अच्छी सीरीज़ के अंदर काउंट की जाएगी। तो इन सारी की सारी चीज़ों को वो आगे कंटिन्यू रखेंगे और उनको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें उनको लिए अच्छी नहीं लगीं, जो अच्छी नहीं बनी, वो उसको यहाँ से डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे। ख़ासकर टाइका वाइटिटी की थॉर को, यहाँ पे सैम राइमी की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि यार मुझे दोनों मूवीज़ के अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। थॉर के अंदर मज़ा आया, लेकिन वैसा नहीं आया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था और डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर तो मुझे मज़ा ही नहीं आया, ये मैंने बार-बार अपने हर रिव्यू के अंदर बोला है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने सॉरी मैं भूल रहा हूँ कि हाँ, मून नाइट की सीज़न 2 के ऊपर, तो मून नाइट का सीज़न 2 भी समझ लो एक अनऑफिशियल तरीके से यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है, जहाँ पे मूवी के डायरेक्टर और ऑस्कर आइज़ैक जो है इस वक्त कायरो के अंदर घूम रहे थे और एक फ़ैन ने उनसे पूछा था कि हमारे पास मून नाइट का सीज़न 2 कब आएगा? तो उन्होंने ऐसी मजाक में कहा कि हम कायरो के अंदर घूमने के लिए थोड़ी आए, हम यही तो करने के लिए आए हैं। तो सीज़न 2 तो आना है मून नाइट का, ये तो कंफर्म्ड है क्योंकि जिस तरीके से उसको एंड किया गया था, पूरा का पूरा ओवरऑल शो जो चला था, ऑडियंस और क्रिटिक्स के बीच काफ़ी अच्छा जो इसने अपना इम्पैक्ट बनाया था। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इटर्नल्स 2 की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है, एक वो भी अनऑफिशियल तरीके से। अब इटर्नल्स मैं कहूँगा कि मेरी पूरी की पूरी फ़ेज़ 4 के अंदर आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक सबसे ज़्यादा जो मुझे यूनिक प्रोजेक्ट लगा, सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा प्रोजेक्ट लगा नई चीज़ों के अंदर, वो मुझे इटर्नल्स का ही लगा। अब देखो स्पाइडरमैन की अगर बात करें तो स्पाइडरमैन कोई नया प्रोजेक्ट नहीं था, ठीक है? स्पाइडरमैन का ये तीसरा पार्ट था, ये कुछ नया नहीं कर रहे थे। इसके अलावा स्पाइडरमैन का जो सारा का सारा हाइप बना वो टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और इन सारे के सारे मल्टीवर्स के चक्कर से बना। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसको ब्लेम कर रहा हूँ या उसकी बुराई कर रहा हूँ, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने नॉस्टैल्जिक चीज़ को इस्तेमाल करके अपनी मूवी का हाइप को बढ़ाया और उसको इस्तेमाल करा अच्छे तरीके से। तो मैं इसको कहीं पे भी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस यही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इटर्नल्स आई थी मूवी, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिसने किसी की सपोर्ट नहीं ली, किसने किसी क्रॉसओवर नहीं करा, किसी एवेंजर्स के साथ किसी का कैमियो नहीं था, तो उस सब के बावजूद मुझे इटर्नल्स मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अब मेरे ओपिनियन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग चिढ़ जाएंगे, कहेंगे कि यार तू पागल हो गया, इटर्नल्स ऐसी घटिया मूवी हमने आज तक नहीं देखी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैरेक्टर्स भरे हुए थे, फलाना था ढमकाना था। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं 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 नहीं, यहीं रुक जाओ भाई तुम, क्योंकि यार इटर्नल्स के अंदर कुछ अलग हमें देखने को मिला। उसकी जो थीम थी वो एक मेच्योर थीम थी, खासकर जो उसका इक्रेस वाला ट्विस्ट था पूरा का पूरा एंड में कि वो विलन निकला, वो मैंने कभी मर के भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। क्योंकि इक्रेस जो है हर एक कॉमिक के अंदर इटर्नल्स की, चाहे वो शुरू से लेके बात करें आखिर तक, आज तक के जितने भी कॉमिक्स आए हैं, उसके अंदर उनका वॉरियर रहा है, उनका लीडर रहा है, उनका कैप्टन अमेरिका जैसा फिगर रहा है। और वही
और अगर वही आदमी को वो मूवी के अंदर विलन बना देते हैं तो मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो मुझे तो भाई इटर्नल्स का ट्विस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, उसकी स्टोरी, उसकी कास्ट, खासकर एंजेलिना जूली हो गई, रिचर्ड मेडन हो गए, हमारे पास सलमा हाइक हो गई, सारे के सारे लोग यार मेरे फेवरेट होकर रह गए। कुमैल नंजियानी का हमारे पास किंगो हो गया, बॉलीवुड के रेफरेंसेस हो गए, बॉलीवुड डांस हो गया, मतलब इस मूवी के अंदर सब कुछ था अगर एक नज़रिए से आप देखें। इसके अलावा अगर हम इसके स्केल की बात करें यार, इसका स्केल कितना ज़्यादा बड़ा था। इसके अंदर लिटरली सेलेस्टियल्स को हमने देखा, अरशिम को हमने देखा, यूनिवर्स के क्रिएशन को देखा, डिविएंट्स के क्रिएशन को देखा, मतलब बहुत कुछ इस मूवी के अंदर चल रहा था जिसको लोगों ने निगलेक्ट कर दिया सिर्फ इसको हेट देने के चक्कर में। अब मैं जानता हूँ कि इसके अंदर LGBTQ वाले सीन तो डाले थे, मैं भी उसके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मूवीज़ के अंदर LGBTQ की चीज़ों को डालें या फिर हम लोग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, लेकिन उन सारी की सारी चीज़ों को साइड पर रख के मूवी की अच्छी चीज़ों के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि इटर्नल्स ऐसे एक वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि MCU के फ्यूचर के अंदर इतना ज़्यादा बड़ा एक इम्पैक्ट डालेगा जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए आपको ये मूवी बिल्कुल बेकार लग रही होगी, यूजलेस लग रही होगी, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं लग रही होगी, लेकिन आगे जाके इटर्नल्स का जो कनेक्शन बनेगा वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा कि आप इस मूवी को बार बार देखने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये बात मैं दोबारा आपसे कहना चाहूँगा कि इटर्नल्स एक ऐसी मूवी है फेज़ 4 की जिसको मैं 10 बार भी लगा के देख लूँ तो मैं कभी बोर नहीं होता हूँ। तो मेरे हिसाब से इटर्नल्स आपको एक बार दोबारा देखनी चाहिए मेरी सारी की सारी बातें के सुनने के बाद, और आप जब उसको गौर से देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ज़रूर पसंद आएगी ही आएगी। तो अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारी तकरीबन पॉडकास्ट आधे घंटे को टच करने वाली है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि ये हमारी पहली पॉडकास्ट थी और जितनी भी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी वो मैं डिटेल में आप लोग के साथ कर ही चुका हूँ। कुछ दिल की बात करी, कुछ मूवीज़ की बात करी, कुछ न्यूज़ के ब्रेकडाउन्स वगैरह करे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हर हफ्ते इसी तरह एक पॉडकास्ट स्टाइल में Q&A कर लिया करूँ तो आप लोग अपने सारे के सारे क्वेश्चंस इस वाली वीडियो के नीचे ज़रूर छोड़िएगा और बताइएगा कि आपको ये मेरी पॉडकास्ट का स्टाइल कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और को भी अपनी पॉडकास्ट का हिस्सा बनाऊँ, किसी और के साथ मिलकर बात करें, तो उनका भी आप मुझे नाम बताइएगा। आप उनको भी जाके DM में मेरे लिए पॉडकास्ट के लिए कहिएगा ताकि हम लोग मिलके इस पूरी की पूरी चीज़ को आगे कंटिन्यू रख सकें। तो गाइस आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो मेरे नए चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिसके ऊपर मैं ये पॉडकास्ट अपलोड कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट को मैं अपने मेन चैनल के ऊपर नहीं अपलोड करूँगा क्योंकि वो हमारा कॉमिक्स का चैनल है जैसा कि मैंने बताया था, और हमारा सेकंड चैनल जो है इसके अंदर हम अपनी हर एक चीज़ को करेंगे। हम ट्रेलर ब्रेकडाउन करेंगे, हम ट्रेलर रिव्यूज़ करेंगे, हम थ्योरीज़ के ऊपर बात करेंगे, इसके अलावा हम यहाँ पे पॉडकास्ट करेंगे, हम व्लॉग्स करेंगे, यहाँ पे हम अपनी हर एक चीज़ को चेक करने वाले हैं। तो इसलिए आप मेरे स्पीड टाइगर एक्सप्लेन वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसको कहीं और देख रहे हैं, ताकि आप इस डेली बेसिस पे हमारी इन सारी की सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकें। और वीकली बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की पॉडकास्ट को आप लोग के साथ शेयर करता रहूँ। तो गाइस विद दैट बीइंग सेड आई होप कि आपने इस पूरी की पूरी पॉडकास्ट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और अगर आप इस तरह की फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं पॉडकास्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आई होप कि आपका आज सैटरडे नाइट जो है कुछ थोड़ी सी बेहतर बन जाएगी मेरी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा जहाँ पर हम इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके साथ शेयर कर ही रहे होते हैं। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और पॉडकास्ट के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।